नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है? कमेंट करो जल्दी से। हाँ जी। क्या हाल चाल है? आ जाओ बेटे कमेंट में। लास्ट टॉपिक क्या कर रहे थे, एक बार कमेंट करेंगे? टॉपिक का नाम बताओ, फिर वहीं से मैं टॉपिक की शुरुआत करता हूँ अगले की, ठीक है? आइलैंड्स करा रहा था मैं, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। उसमें कितना हो गया था? कौन कौन से आइलैंड करा दिए? टॉपिक का नाम कमेंट कर दिया करो। हम्म। ले पानी और दे जाए गिलास। न्यू मोर आइलैंड करा दिया था मैंने। चलो। हेडिंग डालो अब आप। व्हीलर आइलैंड। अंडमान निकोबार लाइव नहीं कराएंगे, वीडियो डलवा देंगे। मैपिंग वाली सेक्शन वाली वीडियो आ जाएगी इसमें। काफी डिटेल में करा रखा है अंडमान निकोबार को। ओके। व्हीलर द्वीप। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो कौन सी स्टेट का है ये? आंसर होगा आपका पार्ट ऑफ उड़ीसा। कौन सी स्टेट में आता है तो तब आपका आंसर क्या होगा? उड़ीसा का भाग है। कौन सी स्टेट में आता है ये? उड़ीसा में आता है, ठीक है। अब उड़ीसा स्टेट का पार्ट है तो कहां होगा? बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में? तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। कहां पर है ये? तो आपका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, यहां पे मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट है हमारे इंडिया का। क्या है यहां पर? मिसाइल परीक्षण केंद्र है। साथ ही साथ ये जाना जाता है किसके लिए? तो आपका आंसर होगा टर्टल पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। कछुओं की जनसंख्या के लिए। अब हमारे भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी को अच्छे से पता है, एपीजे कलाम को जाना जाता है। तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम व्हीलर आइलैंड का क्या कर दिया गया? एपीजे कलाम आइलैंड कर दिया गया। ओके, मैं लिख देता हूं, इसका नाम क्या है? एपीजे कलाम द्वीप है इसका नाम। कौन सा आइलैंड है ये? तो आपका आंसर होगा, ये है व्हीलर आइलैंड। इसके बाद में एक आइलैंड आता है जिसका नाम है पम्मन आइलैंड। पम्बन द्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या खास बात है सर? ये लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य है। कहां? ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है। एक ब्रिज है जिसका नाम है पम्बन ब्रिज। 2 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और इसे किससे कनेक्ट करता है? तो आपका आंसर होगा कनेक्टेड विद रामनाथपुरम ऑफ तमिलनाडु। ठीक है। जो पम्बन पुल है वो किससे जोड़ता है? तमिलनाडु के रामनाथपुरम से जोड़ता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी पम्बन आइलैंड पर धनुष कोड़ी है, और जो ये धनुष कोड़ी है यहीं पर लोकेटेड है क्या? लास्ट रोड, हमारे भारत की यहां पर अंतिम सड़क है। ओके, नोट करो।
हो गया। आगे बढ़े। एक और लिखोगे अब आप। श्री हरिकोटा। हरिकोटा की अगर मैं बात करूंगा तो ये किसका पार्ट है, तो आपका आंसर होगा कहां पर है ये। बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला का भाग है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या है, इसरो का यहां पर स्टेशन है, यानी कि यहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। रॉकेट लॉन्च पैड है। ठीक है।
आगे बढ़े। चलो, दो आइलैंड और हेडिंग डालो इसी में। जो पुलिकट लेक है ना, उसमें आइलैंड है दो। देखो, आंध्र प्रदेश में है पुलिकट लेक। और जो ये पुलिकट झील है, इस पुलिकट झील में अगर हम बात करेंगे तो उस झील में सेडिमेंट के एक जगह डिपॉजिट होने से दो आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। जिनमें एक तो है बेनादू, और एक है इरुक्कम द्वीप। ये दोनों कहां पर हैं? पुलिकट लेक में है ना? कहां पर है ये? पुलिकट लेक में है। आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डालो अब आप, सालसिट आइलैंड। अगर मैं सालसिट आइलैंड की बात करूंगा तो इसमें सबसे पहली बात, ये है लार्जेस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ इंडिया, है ना? ये क्या है? तो आपका आंसर होगा, ये भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो सालसिट आइलैंड में और क्या खास बात है? सालसिट आइलैंड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें खास बात यह है कि ये कहां पर है? पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, अरेबियन सी। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, जो मुंबई है ना वो इसी आइलैंड पर है। मुंबई इज लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड। इस द्वीप पर मुंबई स्थित है।
ठीक है, अब देखो ध्यान से, है क्या एक्चुअल में, जैसे इधर की तरफ तो अरेबियन सी हो गया, यहां पर एक नैरो स्लैन वाटर बॉडी है, और यही स्लैन वाटर बॉडी यहां पे पूरे के पूरे एरिया में है। उसके बाद फिर यहां पे ये शुरू हो जाता है महाराष्ट्र का मेनलैंड। सही है भाई, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये तो हो गया मेनलैंड। ये हो गई मुख्य भूमि। सही है, और ये हो गया सालसिट। अब यहां पे जैसे नीचे की तरफ थाने क्रीक है, ऊपर की तरफ यहां पे बसाई क्रीक है, और मुंबई तो सालसिट आइलैंड पर है। ठीक है, मुंबई किस पर है, सालसिट आइलैंड पर है, जबकि मुख्य भूमि पर लोकेटेड है नवी मुंबई। यहां पर क्या है, नवी मुंबई है। अब बात आती है कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाए। तो यहां कनेक्टिविटी के लिए क्या किया गया है, यहां पे ऐसे यूं ब्रिज बना दिए गए हैं। समझ रहे हो, यहां पे क्या कर दिया गया है, ब्रिज बना दिए गए जगह जगह, और ये जो ब्रिज हैं, यही ब्रिज कनेक्ट करते हैं इसको मेनलैंड से, है ना। तो इसमें आप लोगों ने सुना होगा एक ब्रिज का नाम जो रिसेंटली इनोग्रेट हुआ है, अटल सेतु। ये कनेक्ट करता है किसको किससे, ये कनेक्ट करता है मुंबई एंड नवी मुंबई। ठीक है, मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करता है, 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये है लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया। ओके, हो गए, मजा आ रहा है। हम्म, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आज ही वीडियो डलवा दूंगा, दोनों वीडियो से कंप्लीट करने हैं। जल्दी से चैप्टर का नाम हेडिंग डालो अब आप, प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, प्लेन्स ऑफ इंडिया।
भारत के मैदान। खुश हो सारे लोग। अब 1 या 2 दिन में, अभी जो हमने 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट किए ना, इसके मैं तुरंत क्वेश्चन लगवा दूंगा। इतनी मेहनत कर लो, बहुत काफी है, सफिशियंट है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के लिए कम से कम 3 पेज छोड़ देना, कम से कम 3। और बल्कि मैं ये कह रहा हूं 4 पेज छोड़ के चलो। एक्स्ट्रा होंगे बीच में, फट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कम पड़ गए तो दिक्कत होगी। सबसे पहली बात, मैदान होता क्या है? जो प्लेन एरिया होता है उसी को मैदान कहा जाता है। आगे बात समझ में, प्लेन एरिया को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मैदान कहा जाता है। मैं लिखता हूं इसकी डेफिनेशन को। या फ्लैट वर्ड यूज करेंगे हम यहां पे। फ्लैट लैंड पोर्शन कॉल्ड प्लेन। समतल भूमि को मैदान कहा जाता है। ठीक है ना? समतल भूमि को क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात, इसका यूटिलाइज किस में किया जाता है? ये यूटिलाइज इन, इसका हम उपयोग करते हैं किस में? उपयोग जो किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है एक तो एग्रीकल्चर के लिए, है ना, कृषि में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एग्रीकल्चर के साथ साथ और इसका उपयोग किया जाता है सेटलमेंट में, यानी कि बस्तीकरण में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसका उपयोग किया जाता है इंडस्ट्रीज में। सब कुछ मैदान पे ही करते हैं हम लोग। ओके। और इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है नदन प्लेन्स, और दूसरा है कोस्टल प्लेन्स, यानी कि उत्तर का मैदान और एक है तटीय मैदान। आगे बात समझ में, उत्तर का मैदान और तटीय मैदान। उत्तर का मैदान यहां पे फैला हुआ है इस पूरे के पूरे एरिया में, ये है। तटीय मैदान की अगर हम बात करेंगे तो तटीय मैदान यहां पे फैला हुआ है। 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पूरा नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े। चलो अब देखो ध्यान से, हेडिंग डालो आप लोग, नदन प्लेन्स। उत्तर का मैदान हमें कवर करना है। पहले मैं समझा देता हूं। अगर मैं उत्तर के मैदान की बात करूंगा तो एक्चुअल में हुआ क्या है, जैसे ये आपका हो गया ग्रेट हिमालय, ये हो गया आपका मिडिल हिमालय, और ये हो गया आपका शिवालिक। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई थी, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो नो डाउट हिमालय बना। लेकिन हिमालय के नीचे यहां पे जो ये पेनिनसुला वाला सेक्शन था, भाई ये कौन सा सेक्शन हो गया, पेनिनसुला हो गया। तो पेनिनसुला, प्लेट्यू और हिमालय, और ये पूरा का पूरा इधर का सेक्शन कौन सा हो गया, भाई ये तीनों सेक्शन हिमालय के हो गए। हुआ क्या, इनके बीच में एक खाई बनकर तैयार हो गई, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। इनके बीच में एक गर्त बनकर तैयार हो गई है, गड्ढे जैसी संरचना बन गई। अब हुआ क्या, ऊपर की तरफ से आने वाली जो नदियां नीचे उतर कर आई, तो नदियां ने यहां पर अपने अवसादों का जमाव किया, और जब नदियों ने यहां पर अपने अवसादों का धीरे धीरे करके जमाव कर दिया, तो इसी से यहां पर फर्टाइल एरिया का फॉर्मेशन हुआ, एंड दिस फर्टाइल एरिया इज कॉल्ड नदन प्लेन्स। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, कि उत्तर का विशाल मैदान किस किस के मध्य में स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर का विशाल मैदान हिमालय और पेनिनसुला प्लेट्यू के बीच में लोकेटेड है। और आपसे अगर ये पूछा जाता है कि ये बना कैसे है, तो आपका आंसर होगा ये बना है नदियों के द्वारा लाई गई मलबे के इकट्ठे होने से बना हुआ है। अब यहां पे सबसे पहली बात, ये कैसा होगा, तो आपका आंसर होगा ये एक यंग टोपोग्राफी का एग्जाम्पल है हमारे भारत में, और यहां पर थिक डिपॉजिट पाया जाता है किसका, एलुवियम का। और इसी एलुवियम से क्या बनती है, सॉइल बनती है, जिसे कहा जाता है एलुवियल सॉइल। और मेरे प्यारे साथियों, इसी को हिंदी में कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। यानी उत्तर भारत के विशाल मैदान में क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बात समझ में आ रही है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर भारत के विशाल मैदान में। अगर मैं बात करूंगा कि यहां कौन कौन सी नदियां बहती हैं, जैसे अगर मैंने मान लिया कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये नदियों से बना हुआ क्षेत्र है, एक बेल्ट की तरह है, तो ऐसा माना जाता है लगभग इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई, एवरेज चौड़ाई जो है वो 300 किलोमीटर के करीब है। और इसकी जो लंबाई है, अगर देखा जाए हमारे भारत में, तो इसकी लंबाई बैठती है लगभग 2500 किलोमीटर। और 2500 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के लंबाई चौड़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ध्यान से सुनना, इसके हिसाब से लगभग 7.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर के करीब इसका एरिया बैठता है। यानी लगभग 7.5 लाख क्षेत्रफल पर यह पूरा का पूरा मैदानी भाग फैला हुआ है। अब ध्यान से सुनना, अगर हम बात करेंगे इधर से कौन सी नदी जाती है यहां से, और ऐसे कौन सी नदी आती है, मतलब इसके बॉर्डर पर कौन कौन सी नदियां हैं, तो इधर जो ये रिवर है, इस रिवर का नाम है इंडस। इधर जो रिवर है इसका नाम है देहांग, यानी कि ब्रह्मपुत्र, राइट। और अगर हम बात करेंगे ऊपर क्या है, तो मैंने बताया यहां पर है हिमालय, राइट। और अगर नीचे की हम बात करेंगे तो यहां पर क्या है, पेनिनसुला प्लेट्यू फैले हुए हैं यहां पे। बात क्लियर है यहां तक, चलिए जी। अब ध्यान से सुनना, इसको बनाने में 3 नदियों का नाम आता है। भाई इधर का जो पार्ट है राजस्थान का मैदान, यहां पर नाम आता है इंडस का। बीच का जो भाग है ये इतना वाला, इसको बनाने में किसका नाम आता है, तो यहां पे नाम आता है जी गंगा का। और जो इसका ईस्ट पोर्शन है, इसको बनाने में किसका नाम आता है, तो यहां पे इसको बनाने में नाम आता है ब्रह्मपुत्र का। तो हम यूं कह सकते हैं कि नदियों के आधार पर इस मैदानी भाग को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सिंधु का मैदानी भाग, जो कि हमारे पश्चिमी क्या नाम है मैदानी भाग में पड़ता है, दूसरा होगा गंगा का, और तीसरा होगा ब्रह्मपुत्र का। ओके।
और याद रखना ये काफी फर्टाइल एरिया माना जाता है हमारे भारत का। यानी हमारे भारत में अगर आपसे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कहां पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा हमारे भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है उत्तर भारत के विशाल मैदान में। और यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा और फर्टाइल एरिया भी सबसे ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश के लगभग संपूर्ण खाद्यान्न का उत्पादन यानी फूड का प्रोडक्शन इसी वाले क्षेत्र में किया जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं? लिखा दूं मैं आपको, एक बार कमेंट में हाँ या ना लिखो। मैं इसको बोलकर लिखाता हूं, फिर जल्दी से कमेंट में हाँ या ना लिखो। लिखो, हेडिंग डालो, नदन प्लेन लिखो, इसी में लिखो दीज प्लेन, दीज आर यंग, दीज आर यंग, दीज आर यंग टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। दीज या दिस इज द यंग टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। यह भारत की, यह भारत की एक नई, यह भारत की एक नई स्थलाकृति है। यह भारत की एक नई स्थलाकृति है, स्थलाकृति है। नेक्स्ट आगे लिखो इसी में, नदन प्लेन्स लोकेटेड, नदन प्लेन्स लोकेटेड बिटवीन, लोकेटेड बिटवीन हिमालय एंड पेनिनसुला प्लेट्यू, लोकेटेड बिटवीन हिमालय एंड पेनिनसुला प्लेट्यू। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान हिमालय और, उत्तर का विशाल मैदान हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य, प्रायद्वीपीय पठार के मध्य, प्रायद्वीपीय पठार के मध्य बसा हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार के मध्य बसा हुआ है या स्थित है। आगे लिखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय by the convergence of tectonic plate, by the convergence of tectonic plate, depression formed, depression formed between Shivalik and Peninsula Plateau, depression formed between Shivalik and Peninsula Plateau। पेनिनसुला प्लेट्यू हिमालय निर्माण के समय, हिमालय निर्माण के समय, हिमालय निर्माण के समय प्लेटों के टकराव से, प्लेटों के टकराव से शिवालिक और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य, शिवालिक और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य गड्ढे नुमा संरचना का निर्माण हुआ, एक गड्ढे नुमा संरचना का निर्माण हुआ, गड्ढे नुमा संरचना का निर्माण हुआ। आगे लिखो इसी में, दिस डिप्रेशन या दिस रीजन,
दिस रीजन या दिस गैप was filled by this gap was filled by the Himalayan rivers और इस स्थान को हिमालय से निकलने वाली नदियों ने भर दिया। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने भर दिया। इस स्थान को हिमालय से निकलने वाली नदियों ने भर दिया। आगे लिखो फाइनली in Pleistocene era या प्लाइस्टोसीन भी बोला जाता है इसी को। इन प्लाइस्टोसीन इरा नदन प्लेन्स फॉर्म्ड और प्लाइस्टोसीन युग में इस बड़े मैदानी भाग का निर्माण हुआ। आगे लिखो इट फॉर्म्ड बाई द सेडिमेंट ऑफ थ्री रिवर यह तीन नदियों के अवसाद से बना हुआ है। पहला लिखो रिवर इंडस, सिंधु, ब्रैकेट में लिख देना इसके वेस्ट पश्चिम, सिंधु पश्चिम, कॉमा गंगा मिडिल, और फिर नेक्स्ट लिखना ब्रह्मपुत्र, ब्रैकेट में ईस्ट पूर्व। तीन नदियों के अवसाद से बना हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे लिखो इसी में लेंथ, शॉर्ट में लिखना चाहो शॉर्ट में लिख लेना, लेंथ 2500 किलोमीटर। आगे लिखो इसी में इट कवर 7.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया, 7.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया। यह लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 7.8 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 7.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर यह फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट in this plain fertile alluvial soil found in this plain fertile alluvial soil found इस मैदानी भाग में
इस मैदानी भाग में उपजाऊ, इस मैदानी भाग में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मैदानी भाग में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे लिखो। नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखेंगे आप, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखिएगा, हियर हियर फूड ऑफ द इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली। जैसे भी लिखना चाहूं, मुझे जितनी इंग्लिश आती है पूरी निकाल के रख देता हूं अपने अंदर से। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो समझ जाते हैं ना पूरी बात को? दिक्कत तो नहीं आती किसी को? ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं और मैंने जितनी भी इंग्लिश आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, टूटी फूटी जो भी है छोटी मोटी, वो स्टूडेंट ने ही सिखाई हुई है ना? जैसे कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्टूडेंट ने बता दिया, अरे सर यहाँ पे ये आएगा। जैसे मखाने, सिंघाड़े, ये मैंने आज तक स्पेलिंग ना कभी पढ़ी ना याद की, बच्चों ने बताया कि सर फॉक्स नट होता है और एक वाटर चेस्टनट होता है, ऑफलाइन वाले बच्चों ने जैसे, वो याद हो गई। तो ठीक है, अपना जो है वो क्लियर है, अपने को ऐसा नहीं कभी जीवन में फेंकने की आदत नहीं है। और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा भी होगा कि एक भी दिन आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि कहानियां सुना के या फिर सिलेबस को एक अलग तरीके से, या फिर मार्केट में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आपको कभी भी ये नहीं लगा होगा कि हमारे 2 मिनट का समय जो खराब कर दिया। इनफैक्ट ये बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि सर बात ही नहीं करते हैं कुछ भी, बात करनी चाहिए सर को, है ना? क्योंकि अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं अगर ठीक पढ़ाऊंगा ना तो आप खुद, आपको पसंद आ जाएगा, आप खुद सपोर्ट करना शुरू कर दोगे। और मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा तो कभी भी आप सपोर्ट नहीं करोगे मेरे को, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि भाई इसके बस की बात नहीं है ना? और अपना काम होता है सीधा सीधा बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाना। ये कभी सीखा नहीं हमने कि भाई यहां से कुछ बाहर ही नहीं जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई क्यों बाहर नहीं आएगा? वहां फूफा जी थोड़ी बैठ के पेपर बना रहे जो बुआ से पूछ के बता देंगे। भाई एग्जामिनर है, क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और ये फालतू बातें अपने से होती नहीं है कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भाई हम आपको हिमालय सिखा देंगे पूरा, है ना? कैसे बना है, क्या हुआ है। अब क्या पूछता है वो तो एग्जामिनर ही पूछ सकता है। हाँ लेकिन ये कि हिमालय को सिखाने में हम 100% जी जान लड़ा देंगे। वहां से कोई भी ऐसा क्या नाम है पॉइंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको ना आता हो, है ना? और दूसरा, ये एज ऐसी है आपकी, जिस एज से आप गुजर रहे हो, अभी मैं आपको मोटिवेट करूं, मैं कहूं जी बिल्कुल पढ़ाई पे 100% फोकस करना है, घर में कुछ काम ही नहीं करना है। अब मान के चलो किसी के घर में, मान लो किसी के फादर ही नहीं है, वो इस रूल को कैसे फॉलो कर लेगा? भाई वो तो नहीं फॉलो कर पाएगा ना, क्योंकि उसके ऊपर तो जिम्मेदारी है। मान लो किसी के फादर जो है उनकी एज ज्यादा है, तो क्या उसे काम में हाथ नहीं बटाना पड़ेगा? उसे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह कि आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, आपके चारों तरफ पारिवारिक क्या परिस्थितियां हैं, उनको तो आप ही बेहतर समझ पाओगे ना। मैं यहां फालतू में मोटिवेट करूंगा उससे कुछ होगा नहीं। तो आप किस परिस्थिति में हो, किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, वहां से कैसे निकलना है, वो आप ही डिसाइड कर पाओगे। चाहे आज कर पाओ, कल कर पाओ, परसों कर पाओ, डिसाइड आपने ही करना है निकलने से। क्योंकि परेशानियां हर किसी के पीछे लगी हुई हैं, आज के जीवन में कोई खुश नहीं है ना? क्योंकि किसी ना किसी के जीवन में कोई ना कोई ऊपर वाले ने संकट जरूर दिया हुआ है। भाई अडानी अंबानी को ले लो, अंबानी का जो बेटा है आपने देखा है, क्या उसके जीवन में संकट नहीं है? भाई इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हेल्थ देखिए उसकी, कोई बीमारी है उसको, वेट गेन हो जाता है, मतलब प्रॉपरली चल भी नहीं पा रहा है वो।
तो क्या आपको लगता है मेंटली वो बहुत वेल, मतलब एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा होगा? मुझे नहीं लगता। मतलब इकोनॉमिकली नो डाउट वो बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है, बट फिजिकली आप देखो उसकी हेल्थ कैसी है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कोई ना कोई समस्या जुड़ी हुई है। उन समस्याओं से निकलना आपने ही है, बहुत बेहतर तरीके से निकलना है। और बेटा एक बात मैं ऑफलाइन बच्चों को खूब समझाता हूं, आपको भी एक बात समझा रहा हूं। आप अभी केवल और केवल तैयारी कर रहे हो, इस बात को दिमाग में मत रखना। पहली बात तो आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप कहीं भी जाओगे क्या बोला जाएगा आपके बारे में? ये किसका बेटा है, ये उसका बेटा है, ये तो उसकी बेटी है। राइट? आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो। कोई भी काम ऐसा मत करना कभी भी कि जिससे आपकी रेपुटेशन पे या आपकी फैमिली पे कोई भी उंगली उठाए, दो शब्द आपके घर वालों के बारे में गलत बोले कोई भी। क्योंकि जीवन में ये उद्देश्य मत बनाओ कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है। पैसा तो बहुत से आप लोगों ने ऐसे लोग देखे होंगे जो पैसा बहुत अच्छा खासा कमा लेते, लेकिन एक जो सोशल वैल्यू है उसको नहीं प्राप्त कर पाते। समाज में कोई इज्जत नहीं रहती, नशेबाजी करना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे रास्ते पे हमें क्यों ही जाना है? मेरी बात समझ रहे हो ना? और समाज में रहना, बैलेंस तरीके से रहना, ये भी आपको सीखने की कला होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी कि जो अटल सेतु था, अटल सेतु से एक इंजीनियर ने कूदकर अपनी जान दे दी। क्या उसने जीवन में पैसा नहीं कमाया होगा? और वो सुसाइड करने आया था, उस टाइम पे गाड़ी से आया हुआ था। अरे मान लो लोन पे ली होगी, कैसे भी ली होगी, लेकिन कर तो रहा था। लेकिन वो क्या नहीं कर पाया? समाज में रहने के तरीके को नहीं सीख पाया। तो आपने तैयारी के साथ साथ अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी बैठना है, उनसे ये भी सीख लेनी है कि समाज में कैसे रहा जाता है, कहां बोला जाएगा, कहां नहीं बोला जाएगा, कहां एकदम साइलेंट रहा जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें सीखनी होगी, क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पर हो। आपको सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ आर्थिक जिम्मेदारी भी निभाने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। तो अपने आप को उस काबिल बनाओ कि आप सारी चीजों के एक्सपर्ट हो। आप जीवन जीने का तभी मजा है ना? अब मान लो पैसे तो चोर भी कमा लेता है, लेकिन वो कोई सामाजिक वैल्यू रहती है उसकी? क्या सुकून से रह पाता है? नहीं रह पाता। उसको ये लगता है भाई साहब कब जेल पहुंच जाऊं, जेल में भी रह के आता है। तो इसलिए बहुत अच्छे विचार के साथ अपने आप को पहचानो, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पहचानो। कोई काम ऐसा मत करो कि कल को घर वालों की मन में ये बात है कि यार इसने ऐसा काम कर दिया, ये उम्मीद हम अपने बच्चे से कभी नहीं करते थे। क्योंकि अभी आप जो जिंदगी जी रहे हो ना, और जो मेहनत कर रहे हो, वो घर वालों के लिए कर रहे हो। आज इतनी देर बात की है, एक और बात बताऊंगा लास्ट। एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, शायद मैंने पुराने बैच में भी बताया होगा, और अभी उसकी यहाँ पे यूपी में सब इंस्पेक्टर है और बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा था हमारा। उससे थोड़ी देर मेरी बात हुई, और भाई साहब वो ये मान लो कि वो पहला ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे दिमाग में लगभग हर हफ्ते उसकी बातें याद आ जाती है। कारण क्या था? कारण ये था कि उसने मुझसे कहा कि सर देखो, मैं तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट लेता, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक लो बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता था, और अगर मेरी जॉब नहीं लगती तो मैं अपनी सिस्टर की शादी भी ऐसी ही फैमिली में कर पाते घर वाले। मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ, और 15 दिन बाद मेरी सिस्टर की शादी है। और जो लड़का हम लोगों ने देखा वो भी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। मतलब मेरे मेहनत करने से मैंने अपनी सिस्टर की लाइफ को बेहतर बना दिया। और ये बात सच बताऊं तो मेरे भी दिमाग में नहीं थी कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे हमारी फैमिली को कितना सपोर्ट मिल सकता है। आप समझ लो, उसकी जो सिस्टर है वो जीवन भर के लिए एक अच्छी खासी जिंदगी जी पाएगी, क्योंकि उसके भाई ने मेहनत कर ली थी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को पहचानो, बहुत बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाओ। कुछ नहीं रखा फालतू चीजों में, सब घूम फिर के दुनिया गोल है, वहीं पे आ जाएगी। ओके, चलो। कल आपकी क्लास का टाइम थोड़ा सा ऑफलाइन मेरी क्लास होने के चक्कर में चेंज है। आगे से पूरी कोशिश है कि आपका जो शेड्यूल है बहुत बेहतर चल रहा है, इसको ना छेड़ा जाए। ओके, तो कल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कल का। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार वाली वीडियो लाइव वाली सेक्शन में मैं आपको डलवा दूंगा, ठीक है? चलो, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भगवान आप सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।